लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 अबूरी जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। बानी पीटीआई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानत खारिज होने को चैलेंज किया था। उनके वकील का ये कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जब तोशा खाना में उन्हें सजा हुई तो गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी की वजह से अदालत में पेश न हुए, जिसके बाद अदम पैरवी पर यह जमानत की दरख्वास्तें खारिज की गई। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ये फैसला कलअदम करार दे, अबूरी जमानत की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर करने के अहकाम जारी करे। अब 2 रुकनी बेंच ने मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। भारत ने पाकिस्तानी निजात इंग्लिश क्रिकेटर शुएब बशीर का वीज़ा रोक दिया। स्पिनर इंग्लिश टीम के साथ भारत सफ़र नहीं कर सके। टीम मैनेजमेंट को यूएई में छोड़ना पड़ा। शुएब बशीर के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। टीम के कोच का यह कहना है कि इंग्लिश बोर्ड मामला देख रहा है। शुएब को जल्द वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को भी भारतीय वीज़े में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। और टांक में सियासी जमातों पर बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग और जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 नाफिज है और मुफाद आमा को देखते हुए 21 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है। तो टांक में सियासी जमातों पर बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई है और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में निगरान वफाकी काबीना FPR की तंजीम नौ का जायजा लेगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फारूक से मज़ीद जानेंगे। अज़हर, आगाह कीजिएगा इजलास से मुतालिक। काबीना का इजलास अभी कुछ ही देर कब शुरू हुआ है। इस इजलास में एक तो FPR की तंजीम नौ का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा और FPR से मुतालिक जितने भी इशूज है उस हवाले से तफसीली तौर पर कैबिनेट को ब्रीफ भी किया जाएगा। IMF की कुछ शराइत थी, उनकी रोशनी में वफाकी काबीना आज FPR के हवाले से अहम तरीन फैसले लेने जा रही है। इसके साथ साथ इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर तफसीली तौर पर कैबिनेट को ब्रीफ भी किया जाएगा और इस हवाले से IMF के साथ जो पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तलिफ इशूज पर और मामला पर, उस पर भी कैबिनेट को एतमाद में लिया जाएगा आज के इस इजलास में। बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। आइंदा 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तानी बरामदात और दरामदात के तखमीनों की तफसीलात जारी कर दी। तजारती खसारा भी अगले 4 साल में तकरीबन $7 अरब मजीद बढ़ जाएगा। रवा माली साल बरामदात $30 अरब 33 करोड़ से बढ़कर अगले 4 साल में $39 अरब 46 करोड़ हो जाएंगी। पाकिस्तानी दरामदात $58 अरब 26 करोड़ से बढ़कर अगले 4 सालों में $74 अरब 47 करोड़ हो जाएंगी, जबकि हुकूमती दावे के मुताबिक अगले 4 से 5 सालों में मुल्क की बरामदात $100 अरब तक बढ़ेगी। सेक्रेटरी सेहत सिंध और मेरा साथ काम करना मुमकिन नहीं है। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद कहते हैं, न हेल्थ सेक्रेटरी ने काम किया न करने देते हैं। मैंने निगरान वजीर आला, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज करा दी है। हम फलाही इदारों को फंड फराहम करते हैं। मसला तरीके से है। फलाही इदारों की अच्छी कारकर्दगी पर महकमा सेहत को पजीराई नहीं मिलती। 10 साल के लिए हर साल 2.8 अरब की मंजूरी निगरान सेटअप का मैंडेट नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, समाअत में क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम ने सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत आइंदा समाअत पर होम डिपार्टमेंट के जो मुतल्लिक़ अफसरान है उनको आखिरी मोहलत दे दी है कि वो अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश करें। अदालत ने जो है वो अदालत को बताया गया कि रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की थी। रजिस्ट्रार ने बयान दिया था कि होम डिपार्टमेंट के ने रिकॉर्ड जो है वो गुम कर दिया है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इतज़ा की है कि रिकॉर्ड चोरी करने का मुकदमा महकमा दाखिला के मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज किया जाए और अदालत ये हुक्म दे के सानिया मॉडल टाउन की जुडिशियल इंक्वायरी का जो रिकॉर्ड है वो फिल फोर दरख्वास्त गुजार को फराहम किया जाए। इस पर अदालत ने होम डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका।
महकमा तालीम केपी ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में पश्तो न पढ़ाने पर डी और उसको आखिरी वार्निंग जारी कर दी। शाजिया निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शाजिया। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में पश्तो न पढ़ाने पर डीओस को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत महकमा तालीम ने पहले भी डीओस को मरासला जारी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम सरकारी स्कूल है 12वीं क्लास तक पश्तो या इलाकाई जुबान पढ़ाई जाए, लेकिन किसी भी स्कूल या कॉलेज में इलाकाई जुबान या पश्तो के पढ़ाने की क्लासेस नहीं ली गई, तो जिस पर महकमा तालीम ने हिदायत के बावजूद सरकारी स्कूल में पश्तो या इलाकाई जुबान नहीं पढ़ाई, जिस पर हुकूमत ने आज आखिरी वार्निंग उनको जारी की है कि जिस भी स्कूल में इलाकाई जुबान या पश्तो को 12वीं क्लास तक ना पढ़ाया गया, उन स्कूल और डीओस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। घोटकी में पीपी की मुकामी क़यादत में इख्तिलाफात। अली गौहर महर ने पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार बारी प्रतापी की मुखालफत कर दी है। संजय साधवानी से मजीद जानेंगे। संजय, इस मुखालफत से मुतालिक बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घोटकी के अंदर इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कौमी असेंबली के उम्मीदवार अली गौहर महर, वो घोटकी में एनए की दूसरी नशिस्त के लिए खालिद रुंद के लिए 2 टिकट वोट मांग रहे हैं। अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि महर बरादरी खालिद लून को वोट दे और इन्हें कामयाब करे, लेकिन वो उनके नीचे जो सूबाई नशिस्त है उसके हवाले से खिताब में कह रहे हैं कि हम माल वाले लोग हैं, हमें मवेशी पसंद है और बकरी जो है वो ज्यादा पसंद है। अब बकरी जो है वो आजाद उम्मीदवार नादिर अकमल लिगारी का निशान है। नादिर अकमल लिगारी माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर रहे हैं और इस वक्त घोटकी से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बारी प्रतापी हैं, तो अली गौहर महर बजाय बारी प्रतापी के लिए वोट मांगने के वहां पर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय तफसीलें आगाह करने के लिए। पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एनए 171 रहीम खान में इंतखाबी अमले को हिरासा करने के केस का फैसला महफूज कर लिया। उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। मुमताज मुस्तफा ने कहा, मुझे बुलाया और कहा कागजात नामजदगी पर नाम इंग्लिश में है, उर्दू में लिखें। मुझे बल्लेबाज का निशान नहीं दिया जा रहा था। मेरे इल्म में नहीं था कि पीटीआई नजरियाती ने इंतखाबी निशान देने से इनकार कर दिया। मैंने हलफनामा दिया है कि आइंदा भी पुरअमन रहूंगा। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मीर मुर्तजा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद ने बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। मुर्तजा भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर केस की पैरवी के लिए पहुंचे। साबिक डीआईजी शुएब सिडल, राय ताहिर समेत मुतादिद मुल्जिमान और वकला भी पेश हुए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा ने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा समाअत पर दलाइल सुनना शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़्रदारी केस में तलब किया। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर थे, इंतखाबी उज़्रदारी केस में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच ने समाअत करते हुए कहा है कि कासिम सूरी बताएं कि उनका मुकदमे का फैसला 2019 से अब तक क्यों नहीं आया। स्टे ऑर्डर लेकर आईनी बहरान पैदा किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि केस गैर मौसर होने पर घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कासिम सूरी ने हुक्म इंतला लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को न लिखवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया। रजिस्ट्रार ऑफिस को भी 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर दी है, जबकि कासिम सूरी के जो हरीफ थे दूसरी जानिब जो मद्दे मुकाबले लश्करी रईसानी, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने और कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई है, जबकि वकील नईम बुखारी इस दौरान बोले। उनका कहना था कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ जो है वो खत्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1942 से वकीलों मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। जवाब में नईम बुखारी ने कहा कि मैं भी 1972 से हाईकोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। अदालत ने मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी।
मोदी सरकार भारत को सेक्युलर रियासत जाहिर करने में नाकाम होगी। इंतखाबात के पेश नजर भारत में मोदी सरकार के हिंदू परस्त मुतासिबाना इकदाम जारी हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने भारत में कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। 2024 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मोदी हुकूमत के एजेंडे में मुतनाज़ मंदिर की तामीर शामिल है। मोदी भारत में पिछले 10 साल से जारी करप्शन, मुआशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रहा। इंतखाबात में कामयाबी के बाद मोदी सरकार का भारत हिंदुत्व निजाम राज करने और मुतनाज़ मंदिरों की तामीर और मुसलमानों पर जमीन तंग करने का वादा शामिल है। खबर देंगे आपको सक्रिय, जहां पे धुंध के बाद सेपको रीजन के 200 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से खैरपुर, सक्खर और दीगर इलाकों पे बिजली मुनक़ता हो गई है। जहां वसीम से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी जहां से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के बेशतर इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध है और धुंध की वजह से बिजली और मवासलाती जो निजाम है वो बिल्कुल दरम भरम हो चुका है। धुंध की वजह से सेपको रीजन के 200 से ज्यादा जो फीडर हैं उनकी बिजली ट्रिप कर गई है। खैरपुर, सक्खर, रोड़ी, पन्नुआकिल, घोटकी, मीरपुर, मार्सेलो, शिकारपुर, दादू, नौशेरा समेत दीगर इलाके हैं, वहां पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि शदीद धुंध की वजह से कई ग्रिड स्टेशन से भी जो बिजली की सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। इस हवाले से सेपको कॉम का कहना है कि धुंध के चढ़ते ही बिजली बहाल होना शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जहां वसीम। अहमदपुर शर्किया में आज मुस्लिम लीग नून अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। हल्का N 166 में जलसा आम से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं अकील मदनी। जी अकील। अहमदपुर शर्किया में हल्का 166 में आज मुस्लिम नून सियासी पावर शो करेगी। एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसा गाह के अंदर तैयारों की बात की जाए तो स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा चुका है। कारकुनान के लिए 20,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं और सिक्योरिटी की बात करूं तो 3 वाटसो गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताते चलूं कि ये एक मज़ाफाती इलाका है जहाँ दूर दराज से लोग यहाँ पर 2 बजे तक पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ आवाम से खिताब करेंगे और नून लीग के उम्मीदवारों के लिए वोट की इस्तदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज चिन्योट में जलसा आम से खिताब करेंगे, जहां जिलाई क़यादत और कारकुनान की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा। पार्टी की इंतखाबात के हवाले से कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर के साथ जारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चिन्योट में पावर शो करने जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के शेख नईम हॉकी स्टेडियम में, जहां पर जलसा मुनक़िद किया जाएगा। पंडाल में जो है 5,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। जलसे के हवाले से इस वक्त तैयारियों का सिलसिला जो है वो अपने अरूज पर है, जबकि दूसरी जानब कारकुनों में भी काफी जोशो खरोश देखने में आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जा रहे हैं। स्टेडियम के अतराफ में जो रास्ते हैं उनको खारदार तारे लगाकर जो बंद कर दिया गया है। खैरपुर के करीब मुसल्लह डाकुओं की माल गाड़ी में लूटमार। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलीम सेतु से। सलीम, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, खैरपुर में टंडो मस्ती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से पंजाब जाने वाली मालगाड़ी से मुसल्लह मुलजमान ने लूटमार की है। रेलवे हुकाम का कहना है कि टंडो मस्ती स्टेशन के करीब ट्रैक का मरम्मती काम जारी है। अब ट्रैक पर आने वाली मालगाड़ी को स्पीड कम होने की वजह से मुसल्लह डाकुओं ने वहां पर लूटमार की, पथराव करके ट्रेन को रोका गया, जिसके बाद ट्रेन से लोहे के टुकड़े जो हैं और फिश प्लेट वगैरह लेकर जो है वो मुसल्लह मुलजमान फरार हो गए। रेलवे जो ड्राइवर ने गाड़ी रोककर रेलवे हुकाम को इत्तला दी है। इस वक्त भी मालगाड़ी वहां पर मौजूद है। रेलवे हुकाम का कहना है कि वहां पर पटड़ी का मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत कम होती है। उसी वजह से मुसल्लह मुलजमान ने जो ट्रेन से लूटमार की। इस वक्त भी मालगाड़ी वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से अब ट्रैक पर कराची से जैकबाद जाने वाली सक्खर एक्सप्रेस को बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके शमसी सोसाइटी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। हसास इदारे का अफसर जाहिर करने वाले जालसा साबिर कलीमुद्दीन उर्फ कर्नल कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजीर शाह से मजीद तफसीलात लेंगे। जी नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, रेंजर्स और पुलिस ने खुफिया इतला शाह फैजल कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए खुद को हसास इदारे का आला अफसर जाहिर करने वाला जालसाज गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ये कार्रवाई शमसी सोसाइटी में की गई और मुलजिम साबिर कलीमुद्दीन उर्फ कर्नल कलीम से हसास इदारे का कार, एक गाड़ी और असला और एमुनिशन बरामद हुआ है। मुलजिम साबिर उर्फ कर्नल खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके नौसरबाजी करता था और लोगों से भारी रकम वसूल करता था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और मुलजिम को बरामदशुदा सामान के हमरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, नजीर शाह इस हवाले से आगाह करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान निमोनिया ने मजीद 12 बच्चों की जान ले ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। जी हसन। कुल शदीद सर्दी और खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से निमोनिया के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है और पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निमोनिया से 12 मजीद बच्चे जो है वो जाबाक हो चुके हैं। और लाहौर में अगर बात करें तो केसेस की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बच्चे जो है वो जाबाक हो चुके हैं। पंजाब में निमोनिया से जाबाक बच्चों की कुल मजमूई तादाद जो है वो 194 हो चुकी है। इसके साथ साथ 24 घंटों में पंजाब में निमोनिया के मजीद 491 नए केसेस सामने आ गए हैं। और अगर लाहौर की बात करें तो 24 घंटों के दौरान 230 नए केसेस सामने आए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। लाहौर के अस्पतालों में भी निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है। चिल्ड्रन अस्पताल में भी 60 से ज्यादा बच्चे जो है वो जेर इलाज हैं। जिन्ना अस्पताल, सर्विसेज जनरल अस्पताल, गंगाराम अस्पताल में ये वो तमाम अस्पताल हैं जहां पर मजीद बच्चे जेर इलाज हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को गैर जरूरी सफर ना करवाया जाए और घरों में रखा जाए और सर्दी से बचाया जाए। जी हसन हफीज, शुक्रिया। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि गजा में हमास की इसराइली फौजियों के खिलाफ मज़ाहमत जारी है। गजा में ताज़ा तरीन कार्रवाई में मजीद 13 इसराइली फौजी मारे गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौज की जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। हमले में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 208 हो गई है। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि गजा में हमास की इसराइली फौजियों के खिलाफ मज़ाहमत जारी है। गजा में ताज़ा तरीन कार्रवाई में मजीद 13 इसराइली फौजी मारे गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौज की जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। हमले में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 208 हो गई है। अच्छा, इसमें लिखे कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 वीक्स in case after judgment is reserved. However, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. जहां जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत हुई और अब आज की समाअत का फैसला लिखवाया जा रहा है। Assisted by मलिक जावेद असिस्ट किया था या उन्होंने आपको असिस्ट किया? अच्छा, मलिक जावेद फुल स्टॉप इन नंबर ऑफ फुल स्टॉप असिस्टेंस इसमें लिखिए लीगल लर्नड काउंसिल में सबमिट देयर concise statements, written synopsis. Precise. My lord adds precise and concise. Statements with regard, amongst others, to the following queries which arose during the hearing. Colon, फिर आप इसको 1, 2, 3, 4 कर लें. Whether an inquiry was conducted by the Supreme Judicial Council, and if not, was it a constitutional or legal requirement, and if it was, the consequences of the failure to do so. ठीक है? Question mark. Whether, if the consequence of doing so. Number 2 लिखें. The consequence इसमें लिखते हैं whether that since in the interregnum, that since during the pendency of CP number 76/2018,
CP number so and so लिख दें, was filed on, कौन सी तारीख को फाइल हुई थी? 76 October 2018. वो डेट ले लीजिएगा, 18 October 2018, and the petitioner attained the age of 62 years 30th of June 2021. On 30 June 2021, whether what, if any, how can the matter now be attended to? If the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted, allowed, if he is to be granted relief, whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council. Anything else? Whether there was no need to conduct an inquiry by these SJC, as the speech admittedly given by the petitioner in itself, making of the speech in itself constituted misconduct as defined in the judges, वो पूरा नाम लिख दीजिए, code of conduct. ठीक है? Anything else you want to add? Sir, in addition to response to these questions, I may kindly be allowed to give the propositions, my propositions. हमने लिखा amongst others, वो बाकी आप जो मर्जी लिखना चाहें, मगर ये चीजें अटेंड कर लें. अच्छा, फुल स्टॉप. हाँ, प्रेसिडेंट्स भी दे दीजिएगा, हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है ना. Everything. ठीक है. Comprehensive. So these three you attend to, the rest whatever you want to add, we are not stopping you, but just keep it sort of more precise. Not, it shouldn't be legal drafting. It should be point to point. Thank you. Chale, thank you very much. It's been a learning experience also for us. जो ख्वाजा साहब, अच्छा हाँ, कितने within how much time to be given आपको? I think 2 weeks. If your lordship is हाँ, 3 हफ्ते दे दें. ये legal issues है ना. Quite right. You know, we don't want to say something ना. अब इतना वक्त गुजर गया तो 1-2 हफ्ते अगर वो खान साहब नाराज ना हो, फिर ये 3 हफ्ते अब दे दिया. ठीक है, खान साहब 3 हफ्ते ठीक है? 3 हफ्ते ठीक है? सर 2 हफ्ते ही काफी होंगे सर. तो ख्वाजा साहब 3 मांग रहे हैं, 3 कर लें. वैसे भी ये इलेक्शन वाला हफ्ता तीसरा हो जाएगा ना फिर. ठीक, हाँ, तो ये इलेक्शन के बाद ही जाएगा मेरे ख्याल में. अच्छा, इसमें लिखते हैं कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 weeks. In case after judgment is reserved, however, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. Sure. साबिक जज इस्लाम हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का ऑर्डर लिखवा दिया. उन्होंने कहा कि हम फैसला महफूज कर रहे हैं, जरूरत समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए भी कर सकते हैं. हामिद खान और सलाहुद्दीन अहमद को मौका दिया गया. जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और इरफान रामे को नोटिस दिया गया. ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाबात जमा कराए. हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीर जवाबात जमा कराने के लिए कितना वक्त दरकार है, शहरियत के लिए तकरीर की गई या नहीं, ये इल्जाम भी है. और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट असूल तय कर चुकी है, जज को मुकम्मल इंक्वायरी का मौका मिलना चाहिए. आर्टिकल 10A शफाफ ट्रायल की बात करता है. किसी नायब कासिद को भी हटाने के लिए पूरा तरीकेकार मौजूद है. हम बुनियादी इंसानी हुकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. इंक्वायरी को नजरअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींची है. सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फर्क की लकीर खींची है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इदारों की तहसीक का सवाल है. सवाल यह है कि
जज ने जो कहा सच है या सच नहीं है। मुलाकात के साथ मौजूद हैं आज की समाअत का अहवाल, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से मुतालिक जो है वो केस मुकम्मल हो गया है, समाअत मुकम्मल हो गई है। अदालत ने फैसला शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और वकला से सवालात पर तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिए गए हैं। अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया है कि क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है या नहीं। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी। अदालती सवालात जो है वो वकला को दे दिए गए हैं। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 3 हफ्तों में वकला से कहा गया है कि इसके जवाब जो है वो जमा करवा दिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामा लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि हामिद खान, सलाहुद्दीन, ख्वाजा हारिस और दीगर वकला को सुना गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान जामी को नोटिस दिया गया। ख्वाजा हारिस पेश हुए और जवाबात जमा कराए। हुक्मनामे में कहा गया है कि जवाबात में इल्जामात का जवाब जो है वो दिया गया है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया है। चीफ जस्टिस ने लिखवाया है ऑर्डर के तहरीरी जवाबात जमा कराने के लिए कितना वक्त दरकार है, जिसके बाद वकला की जानिब से वक्त मांगा गया। अदालत ने कहा कि शोहरत के लिए तकरीर की गई या नहीं, ये भी इल्जाम है, जिसके बाद अब शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर दिया गया है और वकला को तहरीरी सवालात फराहम कर दिए गए हैं और उनकी जवाबात के लिए 3 हफ्तों का वक्त जो है वो दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। By this bench or any other bench, in order for the court to then pass the order of setting aside the Supreme Judicial Council's order in this case. Also, yeah, I'm not clear with you. Are you saying that we should attach that case with this case? I would submit so, my lord. Acha. Okay. And now, if the inquiry process has not been followed, and the allegation, now we don't know what is remand permissible? If, my lord, if you are saying if Afia is sustained, then it probably may not be. Is that what I'm not understanding? If Afia is sustained, then perhaps in this case, they may still have to, the petitioner may still have an argument to make, which is that he had not attained the age of superannuation when he had challenged the Supreme Judicial Council's order before this court. So there would be that, distinction. I think there is a fact is that the list in some form or the other was before this court. That's right. So that's what I was alluding to. That if there would still be a distinction as far as this particular case. If we accept this petition, what will happen? So we simply two things can happen. If my lords accept this petition and simply set aside the Supreme Judicial Council's order without remanding it, then he would be treated as a judge who had retired. We are also concerned about the allegations. What would happen to the allegations? Suppose, with due respect to the petitioner and his counsel, suppose we set aside the order and he is laughing. All that I said was false. Okay? Nation, I think I'm more concerned that every case we decide we have to keep half an eye out कि भाई इसका implication generally क्या होगा. You may want to do something, but it may have wide ranging implications. The other thing is, doesn't the nation want to know one way or the other? What is the position of the federal government on this? Well, wouldn't you want to, as they say, get to the truth of the matter? My lord, so I just got called short notice, but I know that's not fair. What I can state here is that now there are certain allegations which are made in this petition, and those allegations, from what I've understood while sitting here, have been denied. Not some minor allegations, some serious allegations. Those allegations have been denied, and now obviously this court cannot record evidence. Is not the forum for doing it. Is there a solution? The solution, my lord, is that in order to look at the entire matter in totality, if Afia Zia is overturned and
this matter is remanded to the order of the Supreme Judicial Council is set aside and the matter is remanded to Supreme Judicial Council, then as far as the inquiry of these allegations is concerned, that perhaps is the only forum. And then question arises that the man has retired. What will happen? So for that purpose, you have to overturn Afia Shehrbanu-Zia. For those purposes, you have to first, this court has to overturn Afia Shehrbanu-Zia in order to cross that barrier and then go to the... This case is slightly different. He was not retired at that time. That's right. He was still before the court. Now the question would still be that if the petition is allowed, what could be the consequence? Now if limited consequences जल्दी डिसाइड हो जाती है इनकी रिटायरमेंट से पहले तो मसला हल हो चुका वो भी हो चुका होता, बट अगर फॉर एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जी पिटिशन आप अलाउ कर दें एंड he is treated as a retired judge and thus entitled to all the benefits which a retired judge is entitled to. But if on a broader scale, so on a broader scale, then I think since he has retired and now that is what's troubling me. Let's suppose a complaint is filed against a judge 1 month before his retirement. And the Supreme Judicial Council, without saying he's corrupt, Supreme Judicial Council, without inquiring into the matter, recommends to the President, reports whatever, remove him. He's removed. Now, naturally, when he filed the petition, he's already retired. That's right. So I don't think the date would there be. He has got no way to vindicate his honor. There has to be a way. Basically, you are saying one way is no, too bad, whether the Supreme Judicial Council inquired into the matter or not. I mean, whether we agree with the findings of the Supreme Judicial, that's a separate matter. One is at least inquire into the matter. Okay, I may have a higher level of proof, another may be lower, but leaving those technicalities aside, basic inquiry has to be conducted of some form or the other. Absolutely. I mean, whether it has to be in accordance with the Qanun-e-Shahadat or... No, it's the Constitution requires so. I mean, a judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. I mean, it is at the heart of independence of judiciary. Absolutely. Absolutely. At the heart of independence of judiciary has... इसका solution क्या है फिर? So इसका solution to my mind is... आप कह रहे हैं कि इसको क्लब करें उस केस के साथ? उसको overturn करना जरूरी होगा because that would then settle the law. Because in this case, obviously there was a substantial period of time when the petitioner was removed. लेकिन बात कहाँ से कहाँ connect हो जाती है? And nobody could have thought this would connect there. About 3 years. So if he had 3 years to his service left... No, like I said, suppose he had only 1 day left. Yes. So in that hypothetical, I mean, then obviously... I don't think that's really crucial aspect. So in that hypothetical, which my Lord has just pointed out, I think it is necessary that that point is settled, that the point is settled that even if he stands retired and attains age of superannuation, the matter can still be revisited by... Because that delay we are accountable for in this particular case. Because it's proceeded so long. I mean, we can't fault the petitioner on that. Oh, absolutely not. Nobody can. So, कितनी hearings हो गई थी इसमें? बेशुमार सर, many hearings. हमने कितनी दफा सुना? Last hearing was. मैंने कहा आपका इल्जाम हम पे तो नहीं है, हमने कितनी दफा सुना इस केस को? ऑर्डर शीट मैं आपको ऑर्डर शीट दिखाऊं तो ये दूसरी दफा है, हम मेरे साथी याद दिला रहे. But we are responsible for our seniors. अक्टूबर 2018 में ये पिटीशन फाइल 2000 नहीं, वो क्योंकि वो पार्टी नहीं बनाया था ना, उसमें भी टाइम लगा. वो आपका कसूर था खान साहब, थोड़ा हमारा कसूर था मगर वो आपका कसूर था, मान लीजिए. क्योंकि आपने एलिगेशंस लगाई थी against people who were not before us, so we had to give them a notice. So that goes in your we don't accept responsibility for that. But the question that even shows that this was a case. Wasim Sajjad Sahab, can we benefit by your acumen? Have you been following what we are talking about? What is your view? Can it be remanded to the Supreme Judicial Council or not?
But actually, I haven't studied this matter. I wouldn't like to make a comment without going through studying it properly, because it's an important question. But I would say that the Supreme Court of Pakistan is the highest court, and there's nothing in the Constitution which prevents it from remanding the case back to the Judicial Council. But as I said, I would like to study the matter further. Once the matter is before your Lordship also has the power to do complete justice under Article 187. So there is no impediment. आपकी अपील कब लगी है? My Lord, filed earlier today. I think it will hopefully be numbered today. And once it is numbered, I think it can be fixed whenever the office will fix it. Point that you want to say at this juncture? Anyone, any of the council or? This is one of the exceptional cases. Earlier cases, like Justice Shaukat Ali's case, there was a detailed inquiry held. And after that, the Supreme Judicial Council submitted to the President to remove him. There have been even earlier cases, Shaukat Aziz case, where inquiry was held. This is the first case of risk nature where no Supreme Judicial Council did not hold any inquiry into the allegations. So therefore, my submission is this goes right against the independence of... No, can you cite those cases, the earlier cases, where inquiries were held? One is Justice Shaukat Ali's case is PLD 1971 Supreme Court. 1971 Supreme Court. Page 585. 585. And here you are saying the Supreme Judicial Council did hold inquiry. Hold a very lengthy inquiry, some 80 witnesses and so on. So recommended the judge's removal. As in the next cases, this is Justice Shaukat Ali. Earlier case was Justice Shaukat Aziz's case, PLD 1960 Supreme Court. Yeah, page 26 perhaps. जी अच्छा उसमें नहीं वो पेज नंबर अखलाक हुसैन हम ढूंढ लेंगे चलें खैर अगला वाला बता दें कोई और भी केस है ये दो केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज वाज रिमूव्ड आफ्टर हाँ यस ओके आई मेड माय सबमिशन Have you understood, because you came in late, from what let's just quickly recap everything. The petitioner made allegations in a speech to a bar. One is, you shouldn't speak to the bar at all, end of story, go home. The other is that the speech was so, whatever, it was not pleasant for someone or the other, and nonetheless it was made. Now the content is either true or false. It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. The word inquiry, Khan Sahib has said, is finds mentioned twice, 5, again in 2096, and 2097 says you can't remove it unless this. Okay? To proceed further, you have to inquire into the matter, not to finish a complaint. If the complaint was consigned to the record, that's not the issue. But when you are proceeding against a judge, then Khan Sahib has said, where is my due process? Where is my right to, if everybody comes before me asking for right to fair trial. Now we come to the situation, where do we go from here? And the most important thing is that the allegation has been leveled against the institution, which is more important as far as I am concerned. ये इसके तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब सवाल में उड़ा. और एक चीज और, ख्वाजा साहब has also said one more thing, something important. He said once he's been removed and he's attained the age of superannuation, the matter ends. Now, we were hearing some other case. Yes. The same issue came up there also. So, my lord,
as far as not following or not conducting the inquiry is concerned, that is contrary to law, and that to my mind would be malice in law, and therefore Article 211's ouster would not apply as far as this petition is concerned. 211, sir. Article 211. What does it say? Bar of jurisdiction. Bar on jurisdiction, my lord. The number of judgments you said doesn't. So I think that's quite settled. So if the inquiry hasn't been followed, on the basis of it being there being malafide in law, Article 211 does not apply. Therefore, this court would have jurisdiction. Malafide in law. No, what I'm malafide in law is basically if the process is not followed, if what the law or the constitution requires is not followed, it is malafide in law. Not in fact, but in law. So because if that is so, then this court has jurisdiction, so the court can proceed. The court can look into the movement. We are not a substitute for the Supreme Judicial Council. Of course you're not, but the question... We can't say, okay, now please come and give oath and give it on statement, will cross-examine. This is jurisdictional question. This is jurisdictional question. You're not going to inquire into the matter while sitting as a court. The Supreme Judicial Council's, it is Supreme Judicial Council's remit to look into that matter, but I'm just only saying that this court has jurisdiction to hear the petition if the inquiry has not been conducted, 209, and the procedure has not been followed. That bridge. So yes. So once that is done, where do we go from here? Once that is done, now one fact which was alluded to, and there's a judgment, a two-member bench's judgment in Afia Shehrbano Zia's case, PLD 2023 Supreme Court 510, wherein the two-member bench has held that if a judge has resigned or has retired, the proceedings, while he was on the bench, had commenced before SJC, they would abate. Now, the federal government, I had in another matter stated before your lordship that the federal government intends to file an appeal against that judgment. Has it been filed? Yes, my lord. It has been filed. What number? My lord, it has yet to be numbered. I hope it will be numbered today or tomorrow. Now, there are several problems with that judgment, and of course... If the principle of that judgment is sustained, then it effectively cuts both sides. Then a judge who's been unconstitutionally removed can do nothing. Now, so in the meantime he retired, for instance. So in this case, he attained the age of superannuation. So in this case, the distinction also is that after the petitioner was removed, he had essayed those proceedings before this court, and he had not attained the age of superannuation at that time. So that distinction being there, but that judgment needs to be revisited.